तो दोस्तों अगर हम बात करें आज के समय में जो Realme है ना वो लगातार धड़ाधड़ प्रोडक्ट्स जो है ना वो लॉन्च करे जा रहा है। और देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि एक हफ्ते प्रोडक्ट आता है, उसके एक हफ्ते छुट्टी होती है और उसके एक हफ्ते अगला लॉन्च इवेंट आ जाता है। यहाँ पे Realme 7i का एक लॉन्च इवेंट है जहाँ पे वो अपना एक IoT वाला प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं। मतलब कुछ इस तरीके से समझो, अभी Redmi ने कल ही करा था, Redmi ने अपना एक इवेंट किया था जहाँ पे उन्होंने अपनी वॉच निकाली। अगले हफ्ते Realme अपनी वॉच ला रहा है, Realme अपना एक नया फोन लेके आ रहा है। अरे यहाँ तक तो ठीक है, Realme का एक SLED टीवी आने वाला है। इसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ कि वहाँ पे जो बैकलाइट होगी वो ब्लू नहीं, वो RGB लाइटिंग यूज़ करेंगे, जैसे प्योर जो ब्राइट लाइट निकलती है वाइट कलर की वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन देखा जाए तो अगले हफ्ते आपको 7 अक्टूबर को 12:30 AM पे मतलब PM पे आपको देखने को मिलेगा लीप टू नेक्स्ट जेन इवेंट, और तकरीबन 6-7 नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे इंक्लूडिंग Realme 7i। तो देखने वाली बात होगी एग्जैक्टली कहानी क्या रहती है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। और Realme की मेरे को स्ट्रैटेजी जो अभी तक समझ में आई ना वो आई है कि वो लोग वेट करते हैं आखिर Xiaomi क्या करने वाली है, फिर जो चीज़ Xiaomi करती है ना वही प्रोडक्ट अगली बार उसे ही लॉन्च कर दो, लेकिन उनसे थोड़े से कम प्राइस में लॉन्च कर दो। जी हाँ, अब Realme की कहानी यही चल रही है। मतलब वो लोग Xiaomi को देखते हैं और ये देखते हैं कि Xiaomi क्या काम कर रही है, बस उसी को अंडरकट करने की कोशिश करते हैं। यही सेम कहानी है Realme के साथ भी होने वाली है। खैर देखने वाली बात होगी एग्जैक्टली पीछे की कहानी क्या रहती है, लेकिन इसके साथ फ्यूचर जो अपकमिंग Realme के प्रोडक्ट्स होंगे ना उसके बारे में भी एक झलक देखने को मिली है। रिसेंटली अभी आस्क माधव सेशन हुआ था, उसके अंदर हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें पता चली जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो है कि Realme 125 वॉट की चार्जिंग के साथ एक फ़ोन मतलब डेफिनेटली लाने वाली है। इस चार्जर को खुद माधव शेठ है ना बहुत ही ज़्यादा टीज कर रहे हैं, जिससे देख के पता चलता है कि शायद अगले महीने तक आपको या फिर कुछ महीनों के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपको एक फ़ोन देखने को मिलेगा इसमें 125 वॉट की चार्जिंग देखने को मिलेगी। जी हाँ, ये एक बात हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी 120 वॉट की जो चार्जिंग है ना वो Xiaomi और iQOO लेके आ चुके हैं अपने चाइना वाले फ़ोन्स के अंदर। बस देखने वाली बात है, और हो सकता है Realme इंडिया में पहली ऐसी कंपनी बन जाए जो कि 125 वॉट की चार्जिंग लेके आए। अब उनके 15,000 के फ़ोन में 65 वॉट की आती है, तो देखने वाली बात तो ये भी होगी ना। खैर ये बात हो जाती है। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि एग्जैक्टली जो Realme है ना वो MediaTek Dimensity वाले जो चिपसेट्स है जो अभी MediaTek ने लॉन्च करे और काफ़ी कमाल के फ़ोन इंक्लूडिंग Redmi K30 Ultra में भी देखने को मिला, वैसे कुछ चिपसेट्स की एंट्री इंडिया में हो सकती है। जी हाँ, माधव शेठ ने कन्फर्म किया कि अगर ऐसा चाहते तो वो करेंगे, और लोग तो चाहते हैं कि MediaTek Dimensity वाले जो अच्छे फ्लैगशिप चिपसेट्स है MediaTek के वो देखने को मिले, क्योंकि Qualcomm की तरफ से देखा जाए तो इतने एक्साइटिंग प्रोसेसर नहीं आ रहे। ऑब्वियसली Snapdragon 865 अच्छा है, 765 अच्छा है, लेकिन 768 इंडिया में नहीं आया। 750G आया है रिसेंटली, 730 का थोड़ा सा अपग्रेड 732 आ गया। लेकिन जो अच्छे वाले 5G चिपसेट्स है ना, शायद Realme उसका यूज़ करके इंडियन मार्केट में और अच्छे तरीके से दूसरे फोन्स को लॉन्च कर सकती है। जी हाँ, और ये भी पता है कि Realme X7 जो कि MediaTek Dimensity 800 के अंदर चलता है, जो कि कीमत चाइना के हिसाब से लगभग 15 से 20 हज़ार हो जाती है, तो वो फ़ोन भी इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च हो सकता है। जी हाँ, मतलब क्या Realme की प्लानिंग ये है कि आने वाले समय में और ज़्यादा एग्रेसिव होना है और ज़्यादा फ़ोन्स लॉन्च करने। अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में जो दूसरे फ़ोन्स होंगे उनके साथ क्या रहता है। मेरे को लगता है कि वो MediaTek का Dimensity प्रोसेसर वाला अगर कोई फ़ोन लेके आएंगे उसकी मतलब 20-25 हज़ार के राउंड होगी, क्योंकि 20-25 हज़ार एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे अभी Realme का एक भी फ़ोन नहीं है। वहाँ पे इस चीज़ को टारगेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग Realme X7 का भी हिंट देखने को मिला है। और Realme के अगर 125 वॉट के चार्जर के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में मैं इतना बता सकता हूँ आप लोगों को कि वो शायद किसी फ़ोन में आएगा, लेकिन Realme किसी प्रॉपर फ्लैगशिप फ़ोन में आएगा। इसकी कीमत 40-45 हज़ार या 50 हज़ार भी हो सकती है। या फिर ये भी हो सकता है Realme अगले साल अपना कोई ऐसा फ़ोन मार्केट में निकाले जिसकी कीमत 50-60 हज़ार हो, लेकिन उसके अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 125 वॉट चार्जिंग, कुछ इस टाइप की चीज़ें देखने को मिले। जी हाँ, Realme कुछ ऐसा भी प्लान कर रही है, क्योंकि अगर Xiaomi 50 हज़ार का फ़ोन रिलीज़ कर सकती है तो Realme कैसे पीछे रहे। खैर देखने वाली बात होगी आखिर Realme की कहानी क्या रहती है। लेकिन देखा जाए तो पिछले साल भी सबसे ज़्यादा फ़ोन्स Realme ने भी लॉन्च करे थे, इस साल भी सबसे ज़्यादा जो फ़ोन्स लॉन्च करने का जो अवार्ड है वो भी Realme को जानता है। पता नहीं यार क्या क्या करते रहते हैं। खैर Realme से आगे बढ़ के बात करते हैं Vivo के बारे में। अब Vivo के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि Vivo का V20 स्मार्टफोन 12 अक्टूबर को आने वाला है। फिर आप में से काफ़ी सारे लोग बोलोगे यार ये तो ऑफलाइन फ़ोन होगा, हम ऑनलाइन वाले फ़ोन्स की बात क्यों ना करें। वेल अच्छी बात यह है कि Vivo के इस बार V20 स्मार्टफोन आने वाला है ना, उसमें आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 देखने को मिलेगा। ये फ़ोन कल इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ। इंडोनेशिया में जब इसे लॉन्च किया गया ना तो इसके अंदर बताया गया कि आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 के साथ। फिलहाल के लिए दुनिया में अभी दूसरा कोई भी फ़ोन मौजूद नहीं जो आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 के
साथ है। वन प्लस 80 के साथ सुना था कि वो इंडिया में लेके आ गया, लेकिन 80 का लॉन्च 14 अक्टूबर को या 12 अक्टूबर को 2 दिन पहले एंड्रॉयड 11 के साथ आ जाएगा। इसके साथ ही गूगल पिक्सल जो आज लॉन्च होने वाले शाम को, उनके अंदर आपको देखने को मिलने वाला था एंड्रॉयड 11। वीवो एक दिन पहले उससे लिए। तो देखा जाए तो यहाँ पे वो कुछ एग्रेसिव काम कर रहे हैं। इसके साथ ही बात करें वीवो की V20 सीरीज़ के बारे में, ओवरऑल डेफिनेटली लुक्स पे ज़्यादा फोकस है, यहाँ पे स्लिमेस्ट वाली चीज़ पे ज़्यादा फोकस करे। होपफुली बैटरी अच्छी रखे। इंडिया में अगर कोई मॉडल ना है, भले कितना भी पतला बना दे, लेकिन अगर बैटरी अगर अच्छी मिल रही है ना 4, 4.5, 5,000 mAh की, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता फ़ोन चाहे पतला है कि मोटा है, मुझे बैटरी से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इससे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो है ना वो डिज़ाइन पे मेजर फोकस रखा गया है। और इंडिया में ना हो सकता है वीवो का V20 Pro देखने को ना मिले, V20 SE देखने को मिले, जो कि 20 से 25,000 कीमत होगी लगभग। उसमें शायद स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिले, और 25 से 30,000 की रेंज में आपको स्नैपड्रैगन 720G वाला फ़ोन देखने को मिल जाए, जो कि वीवो का V20 होगा। V20 Pro जिसमें स्नैपड्रैगन 765G प्रॉमिस किया गया, वो इंडिया में नहीं आने वाला, उसकी बात छोड़ दीजिए। लेकिन अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे शायद ये ओवर प्राइस्ड वगैरह है, लेकिन देखने वाली बात है कि वीवो की V सीरीज़ है ना वो इंडिया में बिकती है। मतलब अगर बात करें, कुछ मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उससे पता चला था कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, तो उसके बाद से ऑनलाइन की सेल्स कम हो गई, ऑफलाइन में सेल्स बढ़ गई। ये मतलब बहुत ही अजीब चीज़ लगी, लेकिन ये चीज़ हुई है। मोबाइल फ़ोन्स की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ मुझे ये भी पता चली कि वीवो का V19 है, उसने रियलमी, रेडमी, वन प्लस, इन सब के जो फ़ोन्स होते हैं ना 20,000 के ऊपर वाले, सबको पीछे छोड़ दिया। वीवो V19 Q2 2020 में आ गया। पहले दूसरे पे तो सैमसंग के गैलेक्सी A51, A71, वो फ़ोन समझ में भी आते हैं। सैमसंग के एक अच्छे फ़ोन है, थोड़े महंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है, लेकिन अच्छे फ़ोन है, उससे रिकमेंड कर सकते हैं हम। लेकिन थर्ड पोजीशन जिस फ़ोन की आती है ना, वो आती है वीवो के V19 की, और ये वन प्लस के फ़ोन से ज़्यादा बिका है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो इसका मतलब ये कि ऑफलाइन में जो लोग हैं वो वीवो के फ़ोन खरीदना पसंद करते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था Z सीरीज़ और U सीरीज़ का क्या वीवो के। तो एग्जैक्टली मेरे को ये लगता है कि जो Z सीरीज़ और U सीरीज़ है ना, वो वीवो ने पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू कर दी, उसके ऊपर अब बिल्कुल भी ध्यान देने नहीं वाले। और एक बात ये भी है कि वीवो ने अपना पूरा जो फोकस है ना अपनी V सीरीज़ के ऊपर कर रखा है, क्योंकि वो जो फ़ोन से उनके कंपेरेटिवली ज़्यादा बिक रहे थे। Z सीरीज़, U सीरीज़ निकाल के लास्ट ईयर उन्होंने कोशिश करी, हो सकता है अच्छे फ़ोन्स भी निकाले थे उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये रह गई वीवो के साथ कि वो मार्केट में उतना बड़ा पेनिट्रेशन नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि हमें ऑफलाइन में ही रहना चाहिए, और ऑफलाइन में अगर हम अच्छे फ़ोन्स बना के बेच रहे हैं तो हम वाई नॉट, मतलब उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं ना, क्योंकि ऑफलाइन में तो उनका कंपटीशन है वो बिल्कुल ख़त्म सा होता हुआ जा रहा है। ओप्पो का मार्केट शेयर भी कम कर दिया वीवो ने, इवन सैमसंग को भी थोड़ा बहुत खतरा दे दिया ऑफलाइन के अंदर। और यही ये एक रीज़न है कि ऑलमोस्ट थर्ड पोजीशन आ जाती है उनकी इंडिया में। तो खैर ये एक बात हो जाती है। तो ओवरऑल बात यह है कि वीवो का V20 सीरीज़ 25 से 30,000 में स्नैपड्रैगन 720G के साथ आएगा, लेकिन ये ऑफलाइन के मार्केट के अंदर आएगा, ऑनलाइन के अंदर नहीं आएगा। तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को ना ऑनलाइन से डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते। खैर देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑफलाइन में भी लोग अगर इस फ़ोन को पसंद कर रहे हैं तो देखने वाली बात होगी एग्जैक्टली क्या रहता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। खैर ये भी पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है हमें आने वाले समय में। खैर इसी के साथ ही बात करें सैमसंग की, तो गैलेक्सी F41 आप लोग को मालूम है कि रिलीज़ होने वाला है 8 अक्टूबर को। इसके साथ ही जो सैमसंग है ना, वो अपने 2 नए फ़ोन M42 और M12s, जी हाँ, ये 2 फ़ोन्स के ऊपर काम कर रही हो। बहुत ही जल्दी हो सकता है इन फ़ोन्स का लॉन्च देखने को मिले। फिलहाल के लिए इनकी स्पेसिफिकेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली M42, M12s ये आपको फ़ोन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही एक और बात मुझे पता चली है, वो ये है कि काफ़ी सारे लोगों का सवाल था गैलेक्सी A42 5G स्मार्टफोन क्या आपको देखने को मिलेगा। जी नहीं, A42 5G स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, वो अभी US या दूसरी कंट्रीज़ तक एक्सक्लूसिव है। इंडिया में A सीरीज़ के अंदर 5G फ़ोन्स आएंगे, M सीरीज़ में भी आएंगे, लेकिन इस साल नहीं आने वाले, वो अगले साल या और ज़्यादा टाइम लग जाए। अभी के समय में जो सैमसंग है ना, वो अभी फोकस कर रही है इंडिया में अपने जो 4G स्मार्टफोन्स होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेचने के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि गैलेक्सी M सीरीज़ के अंदर भी फ़ोन्स देखने को मिलेंगे, A सीरीज़ के अंदर भी फ़ोन्स देखने को मिलेंगे, पहले से ज़्यादा बेटर, चिपसेट वगैरह चीज़ें हो सकता है अपग्रेड हो जाए। लेकिन अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सस्ते से सस्ते में A सीरीज़ या M सीरीज़ में एक 5G फ़ोन देखने को मिल जाए गैलेक्सी A42 जैसे, वो चीज़ें अभी के हिसाब से नहीं होने वाली। ये चीज़ें फ़ोन्स होंगे, लेकिन ये बाहर मिलेंगे। इंडिया में मतलब इस टाइप के फ़ोन्स का ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इंडिया में अगर इस टाइप का फ़ोन अगर सैमसंग लेकर आती भी है, तो मेरे को लगता नहीं उसकी प्राइसिंग फिर कम होने वाली। कम से कम फिर 30-35 हज़ार का फ़ोन होगा ये गैलेक्सी A42 5G जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो फिर आप लोग ही बोलोगे कि इतना ओवर प्राइस्ड फ़ोन लॉन्च कर दिया। लेकिन यार ये एक बात हो जाती जो मैं आपसे करना चाहता था। इसके साथ ही अगले साल तक आप समझ सकते हैं जनवरी या फरवरी तक कुछ प्लान है इनका A72 और A52 वाले फ़ोन्स लॉन्च करने का। वो फ़ोन्स इंडिया में आ सकते हैं, और होपफुली अगर उनमें 5G आया इंडिया वाले वर्जन में भी और 30,000 के अराउंड कीमत रही, वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकता है।
जी हाँ, क्योंकि सैमसंग के हिसाब से तो मतलब ठीक ठाक चीज़ ही रहेगा ये। इसके साथ ही बात करें तो जो लावा है ना, वो भी अपने आने वाले समय में 5 नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाली, यानी कि अक्टूबर के महीने में 10,000 की कीमत के नीचे 5 स्मार्टफोन आने वाले लावा के। कम से कम 3 स्मार्टफोन माइक्रोमैक्स के देखने वाले हैं। अभी एग्जैक्टली हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या रहेगा, लेकिन इन्होंने बताया लावा ने कि हमारे जो फ़ोन्स है वो भी कम्प्लीटली डिज़ाइंड इन इंडिया। इवन माइक्रोमैक्स ने भी कहा कि हम जो फ़ोन्स बना रहे हैं वो भी इंडिया में ही डिज़ाइंड है, और इंडिया में इनकी जो हेल्प कर रही है ना कंपनी, वो कर रही है मीडियाटेक। यानी कि मीडियाटेक है ना, इंडियन कंपनीज़ की हेल्प कर रही है ताकि उनके फ़ोन्स के अंदर मीडियाटेक का चिपसेट है और इन फ़ोन्स की कीमत सस्ती से सस्ती रहे और इंडिया में डिज़ाइन करे, डेवलप करो, मैन्युफैक्चर करके बेचे। ये कुछ बातें चल रही है। जी हाँ, इसके साथ ही जो जियो है ना, वो भी काम कर रही है लावा कंपनी के साथ और माइक्रोमैक्स और कार्बन इंडियन कंपनी के साथ अभी बातचीत चल रही है, जिससे ये रहेगा कि अपकमिंग आने वाले समय जो जियो का सबसे सस्ता वाला जो फ़ोन होगा ना, उन्हें इन्हीं में से कोई कंपनीज़ की जो फैक्ट्रीज हैं ना इंडिया में, वो ही डेवलप करेंगी। तो कुछ अभी बात हो जाती है। खैर, देखने वाली बात होगी एग्जैक्टली जब फ़ोन्स आते हैं कितने इंडियन होते हैं, कितने इंडियन नहीं होते हैं, ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि इतने सालों में देखा जाए तो माइक्रोमैक्स देख लिया, लावा देख लिया, तो अभी तक कोई कमाल दिखा नहीं पाए। उम्मीद है कि कुछ कमाल दिखा पाए। अगर कोई अच्छा फ़ोन, अगर अच्छा प्रोडक्ट निकाला है तो डेफिनेटली मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, रिकमेंड भी कर सकते हैं अगर अच्छा फ़ोन निकाला तो। फिलहाल के समय में ऐसी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखते हैं आगे चल के क्या रहता है। और इसके साथ ही फाइनल न्यूज़ के बारे में बात करें तो वो है प्ले स्टेशन 5 से रिलेटेड। अब ऐसा मत समझना कि प्ले स्टेशन 5 की जो कीमत है या अनाउंसमेंट है वो कर दी इंडिया में। जी नहीं, अभी तक सोनी ने ना प्ले स्टेशन 5 की अनाउंसमेंट करी है, ना ही प्ले स्टेशन 5 का प्री ऑर्डर कब होगा, लॉन्च डेट क्या है, कुछ नहीं बताया। बस लेट 2020 बोला, कोई डेट स्पेसिफिकली उन्होंने रिवील नहीं करी है। सिर्फ एक चीज़ पता चली कि PS5 के जो गेम्स है वो प्ले स्टेशन स्टोर होता है वहाँ पे लिस्ट होना चालू हो गए। उन गेम्स को आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं, भले प्ले स्टेशन 5 आपके पास नहीं हो, लेकिन प्ले स्टेशन 5 का गेम अगर आप खरीदना चाहते हैं इंडिया के प्ले स्टेशन स्टोर से तो वो आप खरीद सकते हैं। उसके साथ ही जो प्ले स्टेशन और इसी के साथ ही जो प्ले स्टेशन 5 के एक गेम की जो कीमत है ना, वो है 4999, मतलब अप टू 5,000 रुपये कीमत हो रही है। यानी कि प्ले स्टेशन स्टोर पे जो सबसे महंगा गेम, जो फर्स्ट पार्टी AAA गेम्स होते हैं, उनकी कीमत 4,000 मिलती थी पहले, वो 5,000 के बिक रहे हैं मार्केट के अंदर। यही है कि गेम्स की कीमत भी इन्होंने ज़्यादा कर दी। खैर, देखते क्या रहता है, क्योंकि अभी इंडिया में तो प्ले स्टेशन 5 मिल नहीं रहा है, गेम्स की कीमत नहीं ज़्यादा है। और मेरे को लगता नहीं अगर इंडिया में अगर प्ले स्टेशन 5 अगर आता है तो उसके शायद डिजिटल एडिशन कीमत 40 या 45,000 हो सकती है और 55,000 कीमत हो सकती है जो आपको जो ब्लू रे एडिशन होता है उसकी। तो यार ये एक बात हो जाती है इसके बारे में। तो खैर, अब बात करते हैं आप लोगों कुछ कमेंट्स के बारे में। तो टेक एडिक्शन भाई का सवाल है कि आई नीड अ लैपटॉप एट चीप, कैन आई बिलीव ऑन अलीबाबा अली एक्सप्रेस, वाई दे नीड? बिल्कुल नहीं, अलीबाबा अली एक्सप्रेस बैंग गुड हो गई या गियर बेस्ट हो गई, इससे मैं प्रोडक्ट मंगा चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस सुन लो। कई बार क्या हुआ था, मतलब 1 साल पहले मैंने इसलिए इनसे मंगाना छोड़ दिया क्योंकि प्रॉब्लम ये रहती थी कि इन्होंने प्रोडक्ट तो भेज दिया, शिप हो गया, इंडिया में कस्टम्स में अटक गया, बहुत पंगे होते, कस्टम क्लियरेंस मिलने में भी कई बार दिक्कत होती। कोई प्रोडक्ट आ गया, तो जैसे मैंने एक प्रोजेक्टर मंगाया था तो प्रोजेक्टर मेरा फंस गया, उसके लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें मांग रहे थे, तो मैंने सोचा इतना कौन सरदर्द मंगाए, जाने दो। और प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर लैपटॉप अगर आपको डिलीवर नहीं हो पाया जैसे आप बोल रहे हो मंगाने की, तो ये कंपनी रिफंड नहीं करेंगी। एग्जैक्टली क्या रहता है, कंपनी कस्टम में फंसा रह जाता है, इसकी नीलामी वगैरह होती है और अलग चीज़ें रहती है। इसलिए मैंने 1 साल पहले काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी बाहर से चीज़ें मंगाने में, स्पेशली अलीबाबा अली एक्सप्रेस बैंगोड गियर बेस्ट से। तो मैंने क्या किया, इन वेबसाइट से मंगाने बंद कर दिया। और मैं है ना, इंडिया में अगर मुझे कुछ खरीदना होता तो बेसिकली अमेजन फ्लिपकार्ट के ऊपर जाता हूँ, मैं उन्हीं को ट्रस्ट करता हूँ। ऑफलाइन में रिलायंस डिजिटल, क्रोमा थोड़े मेरे को सही लगते हैं, डेट्स इट। आप अगर इनके ऊपर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, इन वेबसाइट्स में रिकमेंड नहीं करता हूँ। ना ही मेरे को लगता है कि अगर लैपटॉप अगर आप तक नहीं पहुँचा तो आपको कुछ रिफंड वगैरह भी देंगे, ये एक बात हो जाती है। इसके साथ ही विवेक भाई का सवाल है कि इंडिया में फ्यूचर में मिलीमीटर वेव लेंथ वाला 5G तब तक देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, MM वेव वाला 5G के बारे में सिर्फ एक बात बता सकता हूँ, अभी इंडिया में क्या 5G का ऑप्शन नहीं हो। अगर 5G का ऑप्शन होता है, उसमें वो मिलीमीटर वाला बैंड रखते हैं 5G के अंदर, जो कि मेरे को अभी लग रहा है कि अभी तो नहीं रखने वाले, लेकिन अगर रखते हैं, कोई कंपनी अगर उसे लेती है तो डेफिनेटली वो मिलीमीटर वेव वाला 5G होता है ना, उसे इंप्लीमेंट करेगी इंडिया के अंदर। तो फिर देखने वाली बात होगी फिर आपको कब देखने को मिलता है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इतनी जल्दी आपको चीज़ देखने को मिलेगी। इंडिया में जो मेन लो चीज़ चलने वाली, जहाँ तक मैंने सुना, वो सब 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड होता है ना, वही आपका चलने वाला है। मिलीमीटर हो सकता है आने वाले कुछ सालों में देखने को मिले, लेकिन कुछ एरिया तक ही लिमिटेड होगा। तो कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं। मतलब मेरे को लगता नहीं कि आ सकता है कि नहीं आ सकता, इस बारे में अभी कहना मुश्किल है जब तक 5G का जो ऑप्शन होता है ना बैंड्स का, वो नहीं हो जाता। तो दोस्तों, आज के शो में बस इतना ही। अगर वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ऐसी कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला, आपको जो पूछना है वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।